हेलो गाइस। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर विच इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा कवर कर लिया। अब हमें देखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ होती है। तो देखिए, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वो उनके अंदर उनका हेल्दी फंक्शन हो रहा है। मतलब जो नॉर्मल फंक्शन उनको असाइन किया गया है कि भैया तुम्हारे को ये फंक्शन करना है, ठीक है, टेस्टिस का ये फंक्शन है, ओवरी का ये फंक्शन है, हर ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड का, ठीक है, हर ऑर्गन का ऐसा ऐसा फंक्शन है। अगर वो लोग वैसा फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी फंक्शन, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हेल्दी हैं। ठीक है, लेकिन अब WHO अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या डिफ़ाइन किया है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी डिफ़ाइन उन्होंने कैसे दी है। उनके हिसाब से ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसका मतलब हो जाएगा, जैसे मैंने हेल्थ की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी हेल्थ एंड डिजीज़ में, इन्होंने लगभग उसी से रिलेट करते हुए बताया क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स। टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स में टोटल वेलबींग मतलब पूरी तरीके से वेल होना चाहिए जो पर्सन है। ठीक है, कि वो भी कैसे, ऑफ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि अब यहाँ पे इसको अगर हम बोले नहीं तो ये हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन में फिर डिफरेंस क्या आएगा। तो डिफरेंस यही है कि जो हेल्थ थी उसमें रिप्रोडक्टिव वर्ड कहीं नहीं आ रहा था। ठीक है ना, कि जो सिर्फ हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन के हिसाब से टोटल वेलबींग हो, जैसे कि देखिए फिजिकली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, प्लस अब इमोशनल, ठीक है, जो है ना, आप लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया था हार्मोन्स का यहाँ पे एक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो वो काफ़ी हद तक हमारे इमोशंस को भी है ना करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे अभी जो आप लोग की एज है, ठीक है, एडोलेसेंट एज, इसके अंदर क्या होता है, बहुत से इमोशनल चेंजेस आते हैं। जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बात बात पे चिड़चिड़े सा रखते हैं, ठीक है ना, दूसरों की बातें सही नहीं लगती है, घर वाले भी कभी कभार उन पर भी गुस्सा आता है, तो वो सब क्या है, इमोशनल चेंजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी है ना उसके हिसाब से भी हेल्दी होना चाहिए पर्सन। ठीक है, देन बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ठीक है, इस हिसाब से। इसके अलावा सोशली भी बिल्कुल सही होना चाहिए। सोशल बिहेवियर किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात ही करें तो एक प्रॉपर केयर, जैसे अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए एक बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रॉपर केयर करना। ठीक है, सोशली फिर एक्सेप्ट करना कि हाँ मेल और फीमेल चाइल्ड सेम सा है, ऐसा नहीं है कि मेल डोमिनेंट है तो उसी को रखो और फीमेल को आप ना गिरा दो, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस सब में सोशली हेल्दी होनी चाहिए रिप्रोडक्टिवली। ठीक है, इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी विद पीपल हैविंग नॉर्मल, ठीक है, पीपल के अंदर एक तो जो फिज़िकली नॉर्मल हो वो, ठीक है, फिज़िकली फंक्शनल हो, ठीक है, नॉर्मल कैसा हो, फिज़िकली फंक्शनल हो या फिज़िकली नॉर्मल फंक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके वो सही हों, ठीक है, एंड उनका जो इमोशनल और जो बिहेवियरल है इंटरेक्शन, इमोशनल एंड जो उनका बिहेवियरल इंटरेक्शन जो है, ठीक है, वो अच्छा हो उन लोगों के बीच में। ठीक है, इमोशनली अच्छा बिहेव करें, बिहेवियरली उनका अच्छा बिहेवियर देखने को मिले। ठीक है, इन ऑल सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है एक नॉर्मल हेल्थ से और एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। इन जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन सभी के अंदर ये सब चीज़ें सही हो, है ना, तो उसको आप बोल सकते हो कैन बी नो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मैंने क्या बोला। मतलब हेल्थ की डेफिनेशन ही यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं, बस उसमें हर सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, मतलब किसी भी बेसिस पे जहाँ पे रिप्रोडक्शन वर्ड आ गया, ठीक है, हमने उसको यूज़ किया तो उसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, और ये उसको नॉर्मल हेल्थ से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज़ क्या क्या थे, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और फिर उनको फेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज़ बनाई गई, वो देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जो इंडिया है वो पहली ऐसी कंट्री थी, इंडिया वाज दी फर्स्ट कंट्री जिसने कि ये है ना अलग अलग तरह के प्लान्स वगैरह बनाए, स्कीम्स निकाली, प्रोग्राम्स निकाली। फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, किसके लिए, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक है ना, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बनाए गए। कैसे, एज एट अ नेशनल लेवल, इंडिया पहली कंट्री थी ऐसा जिसने नेशनल लेवल पे ये किया। ठीक है, क्योंकि उसने मतलब ये देखा अल्टीमेटली कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो भी पर्सन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको उसने क्या माना, अपना एक सोशल गोल माना कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बाकी चीज़ें ज़रूरी है वैसे ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब उन्होंने ये जो प्रोग्राम्स वगैरह रखे, तो इस प्रोग्राम को उन्होंने क्या नाम दिया, आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी, फैमिली प्लानिंग। उन्होंने क्या बोला इसको कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और ये 1951 में सबसे पहले इंडिया ने शुरू किया, तो ये 1951 में ही शुरू कर दिया था। इसको स्टार्टिंग में बोला गया फैमिली प्लानिंग। आज हम इनको क्या बोलते हैं, आज हम इनको जानते हैं अंडर द नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड
हेल्थ केयर प्रोग्राम एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये इनका करंट सिनेरियो है, ठीक है। RCH प्रोग्राम बोलते हैं इनको शॉर्ट में, ठीक है। करंट सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूँ तो करंटली आज हम ये किस नाम से जानते हैं इन प्रोग्राम्स को, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से। पहले इनको फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इनके अंदर क्या आता है, ये जो प्रोग्राम वगैरह इनमें होता क्या है, अल्टीमेटली एक तो इसमें अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है, पीपल के अगेंस्ट किस तरह के टॉपिक्स में जो भी आपके रिप्रोडक्टिव रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड अवेयरनेस अबाउट जो भी आपके रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके उसके लिए है ना अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, ठीक है। प्लस ये तो एक तो अवेयरनेस हो गई, इसके अलावा ये तो अवेयरनेस से इतना कुछ नहीं होगा ना, आप सिर्फ अवेयर करके अगर आप सोचेंगे सारा काम हो गया तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ क्या होता है, ठीक है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, फॉर बिल्डिंग अ हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली इन प्रोग्राम्स में क्या किया, एक तो अवेयरनेस क्रिएट की, ठीक है, ताकि लोगों को समझाए कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ये चीज़ें होती है, ठीक है ना, किस तरीके से आपको पूरे ना अच्छे से केयर करनी होनी चाहिए, वो सभी अभी मैं बात डिटेल में करूँगा। इसके अलावा उन्होंने फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया ताकि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बने। और यही अल्टीमेटली इन प्रोग्राम्स के मेजर टास्क थे। इन प्रोग्राम्स का है ना जो शुरू किया गया था, उनका मेन है ना जो अपन कह सकते हैं एम यही था, ठीक है, मेजर टास्क उनके यही सब चीज़ें थी, ठीक है। अब इसके अंदर मेजर रोल किसका होता है, अगर मैं बात करूँ जैसे गवर्नमेंट ने तो कर दी, लेकिन अगर इसमें आज भी हम जाने कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सबसे मेजर रोल किसका होगा, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स का, ठीक है, एंड रिलेटिव्स वगैरह हो गए, जो क्लोज रिलेटिव्स हो गए वो हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है, और है ना फ्रेंड्स वगैरह हो गए। मतलब ये इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें है ना रिप्रोडक्टिव, जैसे अगर आज हम बात कर रहे हैं तो टीचर्स के ऊपर हम काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनसे समझें, क्योंकि बच्चे माँ बाप भी ये देखते हैं कि ठीक है बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको वहाँ पे टीचर सब कुछ समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये होता है कि इंकरेजमेंट दे करवानी चाहिए ऑफ सेक्स एजुकेशन, ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंकरेज होने चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली इंकरेजमेंट ऑफ सेक्स एजुकेशन शुड बी डन, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम्स रखने चाहिए कई, ठीक है ना, लोगों को जो बच्चे हैं उनको पता चलना चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए। एडोलेसेंस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, एडोलेसेंस एज में, ठीक है, एडोलेसेंस एज में जैसे कि आप जानते हैं जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी में भी कुछ चेंजेस आते हैं, आपके बिहेवियर में भी चेंज आते हैं, तो उन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए बच्चों को कि अच्छा हाँ ये हमारी अभी एज ऐसी है इसलिए आ रहा है, क्योंकि कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं पहले ऐसा नहीं था, एकदम से मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्यों इतना बात बात पे गुस्सा कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें समझानी होती है, ठीक है। इसके अलावा ना सेफ़ है ना जो है ना सेफ़ सेक्स के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाइजीन, ठीक है, हाइजीन के बारे में बताना चाहिए बच्चों को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो STD, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डिटेल में बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है, जिसका आप लोग एक एग्जांपल मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को याद हो तो एड्स एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो और भी कुछ डिजीज़ होती है उनके बारे में बच्चों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सबसे काफ़ी हेल्प मिलती है, तो ये सबको है ना इंकरेज किया जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि एक तो हो गए तो बच्चों वाली बात हो गई कि हाँ ठीक है तो बच्चों को स्कूल में इंकरेजमेंट मिलता है। अब जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, जैसे अब एजुकेशन किस बारे में देनी चाहिए, जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको एजुकेटिंग पीपल, ठीक है। अब वो भी कौन से, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो फर्टाइल कपल का क्या मतलब हुआ कि हाँ जो कि अल्टीमेटली हाँ एंड फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, अल्टीमेटली जो कपल और बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। प्लस है ना जो मैरिजेबल एज के हैं, जो मैरिजेबल एज ग्रुप के जो है ना यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनको है ना उनके पूरी है ना इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में, बर्थ कंट्रोल के बारे में हो गया, ठीक है, अबाउट इन्फॉर्मेशन किस किस तरह की, जैसे कि मान लीजिए बर्थ कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, तो ऑब्वियसली देखिए है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे एक बार अगर कोई मैंने जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको इतनी अच्छी देखभाल नहीं मिलती है, उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। तो ये इसके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर फीमेल जो है अगर वो हाइजीन से नहीं रहेगी, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी तो जो बेबी होगा वो भी हेल्दी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली दोनों को अफेक्ट करेगा। इसलिए केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ठीक है पोस्ट नेटल केयर, देखिए पोस्ट नेटल वर्ड कहीं भी आपको अगर मिल गया ना तो पोस्ट नेटल मतलब बर्थ के बाद, पोस्ट नेटल मतलब कि बर्थ के बाद, तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ, अब
पोस्टनेटल केयर किससे करेंगे? अब बर्थ हो गया तो ऑब्वियसली फिर ना जो आपका जो चाइल्ड हुआ उसकी तो करनी ही है, साथ में मदर की भी है ना केयर करनी होती है, क्योंकि एक बार बर्थ होने के बाद मदर भी काफ़ी वीक हो जाती है, प्लस पूरा उनका सिस्टम वापस से अलग तरीके से होता है, क्योंकि जब तक प्रेग्नेंट थी तब तक उनका जो बॉडी थी वो किस तरीके से काम कर रही थी कि हाँ 2 लाइफ है उनके अंदर, एक खुद की और एक अपने बच्चे की, तो उसके हिसाब से उनको अल्टीमेटली सारी चीज़ें देखनी थी। अब वो उनकी खुद की है सिर्फ, तो कई तरह की चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्लस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था कि जो ब्रेस्ट से फीडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्ड के लिए स्टार्टिंग के कुछ महीनों में, तो उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि हाँ है ना सिर्फ माँ का दूध ही पिए बच्चा, ठीक है, बाहर से कोई और दूध ना पिए, इसका ख्याल रखें, ठीक है ना। प्लस ऑब्वियसली जो मैंने आप लोग को बताया था कि है ना दोनों है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले टू बोथ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज भी कई गाँव में ये प्रथा बनी हुई है कि नहीं, अगर ना लड़का हुआ तो ठीक है, और लड़की होगी तो उसको गिरा देंगे, उसको अबॉर्शन करवा दिया जाएगा, तो इसके बारे में भी नॉलेज मिलती है। तो जितना ज़्यादा अवेयर किया जाएगा, प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होकर और इफेक्टिव देखने को मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये सब करने से ही एक आप ना सोशली आप क्या कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी इन सोसाइटी का, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी का, जो अगर हम बात करें कि हमें डेवलप करनी है एक ऐसी सोसाइटी जो कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, तो आपको ये सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है। बच्चों के लिए भी हो गया, और जो नॉर्मल जो एज ग्रुप के हैं, जो मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं, जो फर्टाइल कपल्स हैं, उनके लिए भी हो गया। तो जब तक ये नहीं किया जाएगा तब तक आप एक है ना जो आपका जो ड्रीम है कि हाँ सोशली आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बने, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने ये बता दिया, अब इसके अलावा जो क्राइम्स वगैरह होते हैं, जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, उनके बारे में ना नॉलेज दी जाए, सेक्स अब्यूज़ के बारे में बताया जाए, प्लस उसको प्रिवेंट करने के मेजर्स भी बनाए जाएँ, ठीक है, प्रिवेंशन के मेजर्स भी देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ताकि ये इनका बढ़ावा नहीं। आज आप भी जानते हैं जो रेप जो है वो आजकल कितना इंडिया में बढ़ चुका है, तो उसके लिए जितनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को स्कूल में मिलेगी तो फिर आगे जाके वही यूथ बनेंगे, ठीक है, तो उनको फिर अगर ये एजुकेशन मिलेगी तो फिर वो ना करें ये सब चीज़ें, ठीक है ना। प्लस इसके मेजर्स मतलब ना एकदम कठोर से कठोर कानून बनाया जाए ताकि कोई सोच भी ना सके, तो इन सब चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी उतनी ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये मैंने बोल तो दिया, इतने सब मैंने टेक्निक्स का बताया, अब इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इन टेक्निक्स का अगर इम्प्लीमेंटेशन आपको चाहिए है, वो भी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या चाहिए होगी? सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल असिस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए होगा, प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस आपको मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स वगैरह जो हो गए, ठीक है ना, उन सबका प्रॉपर आपको असिस्टेंस गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी। इसके अलावा है ना केयर, क्योंकि कहीं भी अगर केयर जब तक नहीं मिलेगी मदर को या चाइल्ड को, ठीक है ना, तो तब तक पॉसिबल नहीं है। तो मेडिकल असिस्टेंस एंड जो केयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें की जानी चाहिए, जैसे कि स्टैच्यूरी बैन, देखिए स्टैच्यूरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, अब ये कोई नई टर्म आई है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है ना। एमनियोसेंटेसिस का मतलब आप लोगों को पता है डेफिनेटली कि आप लोगों को अगर है ना कई आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि है ना जो पेरेंट्स होते हैं जब है ना माँ की कोख में जब बच्चा होता है तब वो जानना चाहता है कि मेल है कि फीमेल है, कि अगर मेल हो तो ठीक है और फीमेल हो तो उसको अबॉर्शन करवा देंगे, तो उस पर बैन होना चाहिए। स्टैच्यूरी मतलब कंप्लीट बैन होना चाहिए इस प्रथा पे, ये जो एमनियोसेंटेसिस है, ठीक है, इस पर बैन होना चाहिए फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन, कि अगर सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए अगर ये एमनियोसेंटेसिस किया जा रहा है तो उस पर बैन होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या रुक सके फीमेल फीटिसाइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा फीमेल फीटिसाइड, ताकि ये रुक सके, ये स्टॉप हो सके, ठीक है ना। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ तो ये एमनियोसेंटेसिस है क्या चीज़, जैसे मैंने ये बोल दिया कि एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस तरीके से, देखिए होता क्या है, देखिए जब है ना माँ के पेट में होता है बच्चा तब एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसके आसपास, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो अल्टीमेटली बेबी का होता है, ठीक है। वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना वो किसका होता है, इट इज़ ऑफ दी डेवलपिंग फीटस, जो भी फीटस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें क्या होता है वो लिया जाता है, दैट इज़ टेकन, ठीक है, और अल्टीमेटली एनालाइज किया जाता है एंड इट इज़ एनालाइज्ड, ठीक है, और ये क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। अब इसको एनालाइज करने से नॉर्मली देखिए एमनियोसेंटेसिस कभी भी इस मेथड के लिए नहीं बनाता कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाए, इसको क्या इंपॉर्टेंस है, इट वाज डन फॉर
चेकिंग दी जेनेटिक डिसऑर्डर के जो बेबी है उसको किसी भी तरीके का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता था। लेकिन लोगों ने इस चीज़ का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। जैसे कि मान लीजिए ये चेक किया जाता था कि किसी को डाउन सिंड्रोम, ठीक है, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स, मैं आपको पढ़ाऊँगा कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो नहीं है। या फिर किसी को है ना, अगर मैं बात करूँ सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हम पढ़ेंगे, ये तो नहीं है। तो इस तरीके से कई जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो ना हो, ये चेक करने के लिए देखा जाता था। लेकिन बाद में लोगों ने इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया, जो कि गलत था। तो इसके ऊपर कंप्लीट बैन हो, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कई तरह के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ना यूज़ करना शुरू किए हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, उन्होंने एक सहेली नाम से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया है। अब ये है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या चीज़ है? कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसी चीज़ आप बोल सकते हैं जो कि प्रिवेंट करेगी प्रेगनेंसी, जो कि प्रिवेंट करेगी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है ना, ये टैबलेट्स हो सकते हैं या इंजेक्शंस हो सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है अल्टीमेटली, ठीक है, जो कि है ना। अगर मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल रहा हूँ, ओरल मतलब जो आप है ना टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया जो कि टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे या क्या करे, है ना, कंसेप्शन को प्रिवेंट करे। कंसेप्शन का मतलब देखिए दो वर्ड है, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करे, और कंसेप्शन मतलब अल्टीमेटली, इस कंसेप्शन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर कहीं लिखा है कि प्रिवेंट कंसेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करना, मतलब प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना, और कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव लिखा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव इज इक्वल टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। पर कंसेप्शन का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी होना, समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्शन का मतलब है फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी होना, तो ये कंसेप्शन नहीं होना। अगर मान लीजिए है ना, ये कंसेप्शन रोकना होता है, जैसे मान लीजिए अगर फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स के 3-4 बच्चे हैं, तो अब फैमिली प्लानिंग जो हम जिसको बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने कहीं पे स्लोगन भी सुना होगा, जैसे हम दो हमारे दो, तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है ना कर रही है कोशिश, ताकि क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अभी मैं उसकी बात करूँगा, फिलहाल मैं बात करूँ सहेली की, ठीक है। सहेली क्या है? एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, इट इज़ अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, फीमेल्स के लिए है ये अल्टीमेटली कहाँ पे डेवलप हुई है, ठीक है, इसके बारे में पूछते हैं कि डेवलप कहाँ हुई है। बाकी हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ेंगे तब हर एक के बारे में बताऊंगा, पर इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछते हैं। इट इज़ डेवलप्ड इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लखनऊ में, यहाँ पे ये डेवलप होती है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये सही लिया गई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट किस चीज़ पे फोकस कर रही है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि इंक्रीज़ नंबर ऐसे कपल्स का बढ़ावा देना जो स्मॉल फैमिलीज़ के साथ हो, इंक्रीज़ नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़। जैसे आज आप देखेंगे ना, नॉर्मली फैमिलीज़ में आपको 4 लोग दिखते हैं, ठीक है, जैसे ना फादर मदर और 2 बच्चे, ठीक है, नॉर्मली एक मेल एक फीमेल या कैसे भी मान लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल तो वो स्मॉल फैमिली हो गई, उसको स्मॉल फैमिली बोल जाता है। तो उसका ऐसे कपल जो कि स्मॉल फैमिली ना रखते हैं, ठीक है, उनका बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट, ताकि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाए। प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने की जो रेट होती है कि कितने लोग मर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, कितने लोग मर गए। तो इन्फेंट मतलब कि कितने बच्चे पैदा होते ही मर गए, तो वो कम करने की कोशिश कर रही है। प्लस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, ये भी कम करने की कोशिश कर रही है कि जो है ना प्रेग्नेंट जो मदर है, ठीक है ना, वो क्योंकि है ना से बहुत से केस होते हैं गाँव में, क्योंकि प्रॉपर है ना प्रोटेक्शन केयर नहीं मिल पाती और प्रॉपर अच्छे से है ना सब न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलता, तो बहुत सी मदर्स ऐसी है प्रेग्नेंट मदर्स जो कि डेथ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, वो डिक्रीज़ करने में लगी है। तो गवर्नमेंट ऐसे कई तरह की चीज़ें करने में लगी है। ये सब अगर गवर्नमेंट करती है तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज़ इंडिकेटिंग, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी। ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट का अल्टीमेट रोल क्या है? वो यही तो चाह रही है कि जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाए सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट का ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ये सब इसी और हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया पॉपुलेशन के बारे में मैंने बताया, तो एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1900s में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन, ठीक है, और जो 2000 तक होते होते ये 6 बिलियन हो गई, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, सिर्फ 100 साल में 4 बिलियन कितना होता है, मतलब बिलियन बढ़ गई पॉपुलेशन। और 2011 तक होते होते ये 7.2 बिलियन तक आ गई थी, ठीक है, सिर्फ 11 सालों में ये 7.2 बिलियन आ गई। तो मतलब आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितनी जल्दी बढ़ रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जब आज़ादी हुई थी ऑलमोस्ट 1947 के टाइम पे 350 मिलियन, ठीक है, आज़ादी के टाइम पे 350 मिलियन थी पॉपुलेशन, और 2000 होते होते 1 बिलियन तक पहुँच गई वो, ठीक है।
और 2011 की अगर मैं बात करूँ तब तक 1.2 बिलियन। ये सिर्फ फैक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ फिगर्स हैं जो कि ना मुझे भी ज़्यादा ऐसे याद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ आपको जैसे एटलीस्ट इंडिया के थोड़े से अगर आप याद रख लेंगे तो एक आइडिया रहेगा। जैसे अगर इस पर शॉर्ट नोट आ गया तो आपके पास कंटेंट है, ठीक है, लिखने का। बाकी इन जनरल कोई नहीं पूछता, बस ये जो ये आपके जो आ रहे हैं अल्टीमेटली ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही थी, अब ये जब स्टेप्स लिए गए हैं तब जाके कुछ हद तक पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो पा रहा है, पर अभी भी इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। अब लेकिन इनका रीज़न क्या था, इतनी जल्दी क्यों बढ़ रही थी? इनका रीज़न ये था कि देखिए अब ये ना जो डेथ रेट है वो कम हो गई थी, ठीक है, डेथ रेट कम हो गई। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे साइंस डेवलप होते जा रहा था, ठीक है ना, साइंस में ना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही थी, वैसे डेथ रेट कम होने लग गई। पहले लोग बहुत जल्दी आराम से डिजीज़ से मर जाते थे, अब आजकल आप देखेंगे तो अब इस टाइम पे जैसे 2000 की बात करूँ, 2011 तब तक बहुत सी बीमारियों के इलाज आ गए थे जो पहले पॉसिबल नहीं थे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ना पोलियो भी अगर देख लें, पोलियो देख लें, चिकन पॉक्स देख लें, पहले इनके कोई इलाज नहीं थे, बाद में इनकी वैक्सीन बन गई। देखिए आज कोरोना का कोई इलाज नहीं है हमारे पास, लेकिन कभी तो होगा। तो वही आज लोग कोरोना से बहुत आसानी से मर रहे, एक टाइम आएगा जब नहीं मरेंगे। तो वही वाली बात है कि डेथ रेट आपकी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजी में। आपकी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लोगों में जब समझ आने लगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना। प्लस जो ऐसे पीपल, नंबर ऑफ पीपल इन दी रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, ठीक है, ऐसे पीपल जो कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस एज में हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप में वो बढ़ रहे, ठीक है। वही मतलब इंडिया है ना, अगर मैं बात करूँ इंडिया की या वर्ल्ड का ले लीजिए, यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से क्या हुआ है ना, जो पॉपुलेशन है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब इतनी हाई पॉपुलेशन अगर होगी तो हमारी जो बेसिक नीड होती है, आप लोगों को पता है बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, तो इसके भी है ना, मतलब ये भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी सबको। आज भी आप देख रहे हैं इंडिया में कितनी ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं मिल पाती क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का नुकसान है। प्लस अगर गवर्नमेंट ने इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए इतने सारे स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है। जैसे कि स्मॉलर फैमिलीज़ की मैंने बात की, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह है ना, गवर्नमेंट यूज़ करेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कीजिए, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, एज ग्रुप, मैरिज का जो एज है, मैरिज एज रख दी। जैसे आप लोगों को पता है मेल्स के लिए जो आज इंडिया में जो मैरिज एज है वो है 21 ईयर्स और फीमेल्स के लिए है 18 ईयर्स। होपफुली ये भी चेंज होने वाला है, फीमेल्स की एज भी शायद 21 होने वाली है मैरिज के लिए, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो यही है 21 एंड 18 ईयर्स। तो इसलिए गवर्नमेंट ये कर रही है, काफ़ी स्टेप्स उठा रही है ताकि जो है एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी, एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है जिस सोसाइटी की वो बना सके गवर्नमेंट, ठीक है। बाकी हम जो और अलग अलग तरह के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे।